मीडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ये महज संयोग है या कोई योग है कि ईरान से लेकर भारत तक इन दिनों हिजाब को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई। मैं ईरान से लेकर भारत तक कह रहा हूं, ईरान जो कि इस्लामी रिपब्लिक है और भारत जिसको सेकुलर देश कहा जाता है। तो ईरान से लेकर इस्लामी रिपब्लिक, ईरान से लेकर धर्मनिरपेक्ष भारत तक में हिजाब को लेकर बहस छिड़ी हुई है। और यह बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि ईरान में, जो कि एक इस्लामी देश है, जहां पर महिलाओं को लेकर के नियम जो हैं बहुत सख्त हैं, जहां महिलाओं के दरअसल हिजाब पहनना अनिवार्य है, उस ईरान में महिलाएं ये मांग कर रही हैं कि उन्हें हिजाब से आजादी दी जाए। वो कह रही है कि जबरन हिजाब नहीं पहनना उनको, वो हिजाब से आजादी चाहती हैं। और इधर भारत में कुछ लड़कियां चाहती हैं कि उनको क्लासरूम में भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। ये बड़ा अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन ये है, ये सच्चाई है, ये इस वक्त की सच्चाई है। मैंने कहा ईरान से लेकर भारत तक में बहस चल रही है। आप जानते हैं कि भारत में कुछ समय पहले कर्नाटक में मामला उठा था, हिजाब का मामला उठा था। एक गर्ल्स कॉलेज में कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां चाहती थीं कि उन्हें क्लासरूम में और स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। काफ़ी विवाद हुआ इसको लेकर, मामला कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल में तो आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, हिजाब नहीं। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 8 दिन से लगातार इस पर जो है वो बहस जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इधर भारत से दूर ईरान में महसा अमीनी नाम की एक 22 वर्षीय युवती की जो मॉरल पुलिस थी उसने पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि दरअसल उस युवती ने, 22 साल की उस युवती ने हिजाब जो है वो ठीक से नहीं पहना था, या शायद नहीं पहना था। हिजाब नहीं पहनने के कारण उसको पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो गई और उसके बाद पूरे ईरान में महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर निकलकर आंदोलन कर रही हैं। ऐसी तस्वीरें आई हैं कि महिलाएं जो हैं हिजाब को आग लगा रही हैं, अपने बाल काट रही हैं और वो कह रही हैं इस्लामी रिपब्लिक जो है वो मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। तो आज दो टूक में हम इसी पर बात करेंगे कि भारत से लेकर ईरान तक ये जो कुछ चल रहा है, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके कारण भारत के कट्टरपंथी जो हैं वो काफ़ी परेशान है। क्योंकि ईरान में जिस तरह से महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ दिया है, उससे भारत के भी कट्टरपंथियों को लगता है कि उन्होंने जो इस हिजाब को जो अनिवार्य बनाने की जो एक मुहिम शुरू करी है उसको धक्का लग सकता है। इसी पर आज दो टूक में चर्चा होगी। इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, आइए मेरी ये रिपोर्ट देखिए। यह अजब संयोग है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, ठीक उसी वक्त ईरान में महिलाएं हिजाब से आजादी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं। ईरानी महिलाएं बेखौफ कैमरे के सामने हिजाब जला रही हैं, अपने बाल काट रही हैं। ईरान के कई शहरों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं का यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सेंट्रल तेहरान में प्रदर्शन किए। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपने हिजाब उतार डाले। प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं, कई जगहों पर महिलाओं ने इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। महिलाओं को जबरन उठाकर गाड़ियों में डाला गया, यहां तक कि पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। मॉरल पुलिसिंग का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग से 5 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा घायल हैं।
ईरान में हिजाब से आजादी की ये आग महसा अमीनी नाम की 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद हुई। महसा अमीनी को सिर न ढकने के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया था और पुलिस की हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। दरअसल कट्टरपंथी ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों या घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना जरूरी है। इसके अलावा महिलाओं के चुस्त कपड़े पहनने और जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है। औरतें ज्यादा चमक दमक वाले कपड़े पहन लें तो उस पर भी ऐतराज जताया जाता है। हालांकि ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ईरान में महिलाओं को पुरुषों की तरह आजादी थी, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गईं और महिलाओं पर जबरन हिजाब और बुर्का थोप दिया गया। तो ईरान की महिलाएं हिजाब से आजादी चाहती हैं और हिजाब के खिलाफ ईरानी महिलाओं के आंदोलन से भारत के कट्टरपंथी परेशान हैं, क्योंकि भारत में कुछ मुट्ठी भर लड़कियां स्कूलों में भी यूनिफॉर्म नहीं हिजाब पहनना चाहती हैं। आरोप है कि ये महिलाएं कट्टरपंथियों के दबाव में ऐसा कर रही हैं। कर्नाटक में इसको लेकर अच्छा खासा हंगामा हो चुका है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और 15 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की जरूरत नहीं है और स्कूलों में यूनिफॉर्म ही पहनी जाएगी, हिजाब नहीं। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन छात्राओं ने हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दायर की है, वे कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के दबाव में ऐसा कर रही हैं। पीएफआई ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जिसका मकसद लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर उपद्रव फैलाना था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चियों ने अचानक से तय किया कि वे हिजाब जरूर पहनेंगी। ये सब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है। ये बच्चियां वही कर रही थीं जो पीएफआई उनसे करवा रही थी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस जारी है। अदालत अपना क्या फैसला सुनाएगी, अदालत के ऊपर है और उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ईरान में महिलाएं हिजाब को आग लगा रही हैं, उससे भारत के कट्टरपंथी क्यों परेशान है? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जाएं, मीडिया पर जाएं, जो भी महिलाएं ईरान की महिलाओं के समर्थन में लिख रही हैं, कुछ कट्टरपंथी खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं और उनके लिए अनाप शनाप चीज़ें लिख रहे हैं। ऐसे कई मेरे पास उदाहरण हैं, लेकिन मैं उन उदाहरणों में नहीं जाऊँगा। मैं आज की इस चर्चा को शुरुआत करता हूँ। मेरा आज का सवाल जो है आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल, ईरान की महिलाओं ने हिजाब को जलाया तो भारत के कट्टरपंथियों को आखिर क्यों पसीना आया? ये मेरा सवाल है। ईरान की महिलाओं ने हिजाब को जलाया तो भारत के कट्टरपंथियों को आखिर क्यों पसीना आया, मेरा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो 4 मेहमान इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में जुड़े हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ एडवोकेट मुजीबुर रहमान जी जुड़े हैं। इस पूरे मामले में, ये हिजाब वाले मामले में, वो भी एक वकील हैं जो इस पूरे मामले को अदालत में लड़ रहे हैं। मेरे साथ अंबर जैदी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं अंबर जैदी। और मेरे साथ इसके अलावा सोनाली मिश्रा जुड़ी हुई हैं, लेखिका हैं, सामाजिक मसलों पर और जो है इन मसलों पर वो खुलकर लिखती हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं साजिद रशीदी जी आपसे, लेकिन मैं शुरू में, मेरा ये निवेदन है, मैं शुरू में सब लोगों को मैं मौका दूंगा, 2-2 मिनट का मौका दूंगा, घड़ी देखकर 2-2 मिनट में अपनी बात रखें कि आखिर ये जो ईरान में हो रहा है इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं। भारत में मैंने कहा अदालत में मामला, अदालत जो फैसला सुनाएगी, लेकिन ईरान के उसका इम्पैक्ट जो है क्या देखते हैं। और दूसरा, हिजाब को लेकर जो एक बड़ी बहस जो भारत में भी चली, कोर्ट में भी चली, कि ये अदालत ने, हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है इस्लामी जो प्रैक्टिस है उसका अनिवार्य हिस्सा नहीं है। आप इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं मौलाना साजिद रशीदी। साजिद रशीदी, जो ईरान में हो रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं भारत के हिसाब से? देखिए, भारत और ईरान ये 2 अलग अलग मुल्क हैं। हिंदुस्तान चलता है संविधान से, कानून से। ईरान चलता है इस्लामी उसूलों से।
तो वहाँ की तुलना यहाँ से करना, यहाँ की तुलना वहाँ से करना मैं समझता हूँ वाजिब नहीं है, क्योंकि हर मुल्क को अपने तरह के उसूल बनाना, अपने तरह के उसूलों से अपने देश को चलाना, ये उनका अधिकार है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम हिंदुस्तान में लड़कियों के लिबास पर कोई टिप्पणी करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है आप उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है बहुत लिबरल हैं, आप जो है बहुत दकियानूसी हैं, आप तो जो है पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में ये 21वीं सदी, तरह तरह की बातें हमसे कही जाती हैं। मैं आज उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम लड़कियाँ कुरान के मुताबिक हिजाब पहनने की कोशिश करती हैं या ये चाहती हैं तो फिर उनको उस हिजाब के पहनने की आज़ादी क्यों नहीं? नंबर 1। नंबर 2, कुरान में इस्लाम हिजाब को अनिवार्य कहा गया है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको कुरान की आयत पढ़कर। एक जगह कुरान ने कहा है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, ए औरतों तुम घरों में रहो पर्दे के साथ, जैसे ज़माने जाहिलियत की औरतें बाज़ारों में घूमती थी, बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ, उससे बचो, ये कुरान कहता है। दूसरी जगह कहा युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि आप अपनी चादरों को अपने सर से लेकर पैरों तक चादर से ढक लो, ये पर्दे का हुक्म है। और वैसे तो पर्दे का हुक्म मर्द को भी है औरत को भी है, मर्द को और औरत को एक समान हुक्म है। वो क्या है कि नज़रें नीची रखें, मर्द भी नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ऐसे ही औरत भी नज़रें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। लेकिन औरतों के लिए खुसूसी युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, और दूसरी जगह कहा वलियज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ओके, ज़ीनतें करके बाहर ना निकलें, शो ऑफ ना करें। ओके, ठीक है। लेकिन आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है आप इस्लामी मामलों के जानकार हैं, लेकिन अगर महिलाएं जो बुरके में नहीं हैं या हिजाब में नहीं हैं, वो बेहयाई बेशर्मी है, तो मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या कैसी है ये तो खैर आप ही लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेहयाई बेशर्मी है अगर कोई महिला बुरके में नहीं है तो। हिंदुस्तान में ये अधिकार है उसका। नहीं, अधिकार तो है, मैंने अधिकार को लेकर कुछ नहीं कहा, अधिकार में सबको अधिकार है। और आपने एक बात और भी कही, आपने कहा कि भाई आज़ादी क्यों नहीं, तो भारत में तो आज़ादी है, सबको आज़ादी है, लेकिन मूल मुद्दा ये है कि आप स्कूलों में भी चाहते हैं यूनिफॉर्म की जगह हिजाब पहने। मूल मुद्दा जो है कोर्ट नहीं, मैंने मेरी बात सुन लीजिए, कोर्ट में भी जो पूरी मामला है वो यही चल रहा है। अदालत ने ही कहा था कि हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है, जो भी महिला पहनना चाहें, अगर अंबर जैदी पहनना चाहती हैं तो इस शो में भी वो हिजाब पहन के आ सकती थी, उनको कोई रोकता नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि इस शो की कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इस शो में तय नहीं है कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, लेकिन स्कूलों में जहाँ यूनिफॉर्म होती है, सवाल उसको लेकर, डिबेट उसको लेकर चल रही है। एनीवे, मैं अंबर जैदी ये पूरा जो मामला है, ईरान का जो मामला है, ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ईरान में, तो इसका मतलब अगर मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि भाई कुरान का हिस्सा है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान में जितनी महिलाएं आज सड़कों पर निकली हुई हैं वो सब की सब काफिर हैं। अंबर जैदी, आपका समय शुरू, मैं समय शुरू करता हूं आपका, अंबर जैदी, और आप जो साजिद रशीदी ने कहा उस पर आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, और जो मेरा सवाल है वो आपके सामने है। तो अंबर जैदी जी, समय शुरू होता है आप जी। देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात तो जो बात आपने कही है कि ईरान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो साजिद रशीदी साहब ने कहा कि ये महिलाओं की आजादी है, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान में जब हम हिजाब की या जिन आयतों की बात करते हैं, सूरह अहज़ाब की जिस 59 आयत की बात होती है, उसमें एक कहा गया कि आप अपने स्तरों को या अपने उसको कवर कर लो। उससे पहले जो महिलाएं जिलबाब पहनती थी, वो इस तरह से एक गारमेंट होता था जिसमें महिलाओं के जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते थे वो सही तरह से ढक नहीं पाते थे, और जिसकी वजह से अक्सर महिलाएं इस तरह की तशद्दुद या उन पे हमले हो जाते थे। तो उसके बाद ये आयत आई कि महिलाएं अपने आप को पूरी तरह से कवर करें, यानी कि उनका लिबास इस तरह का ना हो जिससे उनके जो अंग है वो नुमाया हो। और हिजाब की जब हेड कवरिंग की स्पेशली बात की जाती है, तो हम देखते हैं कि हिजाब इजिप्शियन कल्चर में, मेसोपोटामिया में और क्रिश्चियनिटी में, यहूदियों में, उनकी महिलाएं भी हिजाब यानी कि हेड कवर करके रखती थी। तो इसका सिर्फ इस्लाम नहीं, इस्लाम से पहले भी अलग अलग धर्मों की महिलाएं सर ढकती हैं, उसका मतलब धर्म से नहीं था। पहले जब इन्फ्लुएंस, अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, तो इजिप्शियन जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली की महिलाएं होती थी, वो जब बाजारों में या कहीं बाहर निकलती थी
तो वो एज फैशन सिंबल अपना सर ढक लेती थी और हल्का सा अपने मुंह पे एक ऐसे निकाब सा आधा लगा लेती थी जिसमें उनका मुंह ढक जाता था और लोगों को ये पता लग जाता था कि ये किसी अमीर घर की औरत है। तो लुटेरे या चोर डाकू जो होते थे ऐसी इन्फ्लुएंशियल महिलाओं को हाथ नहीं लगाते थे और वो किसी लूट मार का शिकार नहीं होती। तो धीरे धीरे ये मान्यता हो गई कि इससे महिलाओं की सुरक्षा होती है और धीरे धीरे ये एक मान्यता महिलाओं पर लागू कर दी गई कि महिलाओं के लिए जरूरी बना दिया गया। अब वो चलता चलता आके सऊदी अरब ने इसमें इसको मैंडेटरी कानून बना दिया। उसके बाद आपने ईरान में बनाया गया 70 के दशक में। अब जबकि इब्राहिम रईसी आए तो उसमें उन्होंने जो डिक्री साइन थी उसके बाद इसको जरूरी बना दिया गया और सख्त कर दिया। और जो महसा के साथ हुआ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जल्दी से आपका तो मुसलमान भी नहीं थी, फिर उनके साथ जो हुआ और जिस तरह से उनको मैनहैंडल किया गया, आधा उनको नंगा कर दिया गया, उनकी पीठ तक खुल गई, जिस तरह से मारा गया उनको, तो ये कौन सा इस्लाम है, कौन सी ह्यूमैनिटी है कि एक महिला को सरेआम नंगा कर दीजिए लेकिन उसको हिजाब जरूर पहनना है। ठीक है, वैलिड सवाल है, लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर रख दूं। एक बहुत दिलचस्प ट्वीट जो है तस्लीमा नसरीन, हम जानते हैं बांग्लादेश की नायिका हैं, बांग्लादेश की लेखिका हैं और बांग्लादेश में जिस तरह से उनके खिलाफ कट्टरपंथी पड़े थे, उनके एक नॉवल को लेकर, उनके खुले जो उनके विचार हैं उनको लेकर के, तो भारत में वो शरण लेकर लिए हुई हैं। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है, मैं वो पढ़ देता हूँ। उनका ट्वीट है, हिजाब इज ए चॉइस अंटिल द कंट्री इज सेकुलर। यानी अगर देश सेकुलर है तो हिजाब आपके लिए एक चॉइस है। वेन एवर द कंट्री इज टेकन ओवर द रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, हिजाब इज नॉट ए चॉइस एनीमोर, हिजाब इज कंपल्सरी। यानी जब फंडामेंटलिस्ट जो है, कट्टरपंथी, जब आपके देश में जो है वो ताकत में हो जाते हैं, उनकी सत्ता हो जाती है, तो हिजाब फिर कंपल्सरी हो जाता है, वो मैंडेटरी नहीं रहता। और ये ईरान को लेकर इसका सही उदाहरण है। ईरान को अगर देखें तो फिर ये सही उदाहरण है कि ईरान जो है जब तक कट्टरपंथियों के हाथ में नहीं था, वहाँ हिजाब जो है वो कंपल्सरी नहीं था, लेकिन आज वहाँ कंपल्सरी है। और कंपल्सरी होने के कारण एक 22 साल की लड़की की जो है मौत हो गई। और आज ईरान जो है, ईरान की औरतें जो है सड़कों पर उतरी हुई हैं ताकि उनको हिजाब से आज़ादी मिले। तो इस मामले को लेकर के मैं मुजीबुर रहमान जी आपके पास आना चाहता हूँ। मुजीबुर रहमान जी, इस्लाम जो है वो तो इस्लामिक रिपब्लिक में तो कंपल्सरी है, भारत में तो चॉइस है ना कि भाई आप पहने ना पहने। बहुत सी महिलाएं पहनती हैं, आज सड़कों में जाइए, बाजार में जाइए, बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेंगी जो पहनती हैं, उनको कोई अनुमति, उनको कोई रोकता नहीं, टोकता नहीं। उसी तरह से अंबर जैदी जैसी भी हैं, जब उनको लगता है कि हिजाब जरूरी नहीं है, वो बिना हिजाब के भी जाती हैं। तो फिर ये स्कूलों वाली जो कंट्रोवर्सी है, आपको नहीं लगता कि जबरन खड़ी की गई है, या फिर कहीं ना कहीं भारत को भी कट्टरपंथी इस्लाम की तरह बनाने की एक साजिश है? नहीं, मैं दिखाऊंगा कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और ईरान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है। ये जो है डिफरेंस है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि वहां जबरदस्ती हिजाब थोपा जा रहा है और यहाँ जबरदस्ती हिजाब जो है वो खींचा जा रहा है। तो दोनों ही ये तानाशाही रवैया है, यहाँ चॉइस नहीं रह गया, आप खींच रहे हैं। अभी आपने कहा कि हिजाब जो है वो यूनिफॉर्म की जगह हिजाब क्यों पहनना चाह रहे हैं? हमारी जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि हिजाब जो है वो इंक्लूड हो यूनिफॉर्म के अंदर। जैसे विंटर में जो है कैप लगाते हैं डिफरेंट कलर का, वो एक सिमिलर कलर का लगा के आइए आप। विंटर सीजन्स में लोग लगाते हैं, सर ढकते हैं अपना डिफरेंट कैप से, स्कार्फ से, हेडगियर से। तो आप हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाइए, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, वर्क प्लेसेस में हो, जहां पर भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है उसमें प्रिस्क्राइब हो। आप ईरान को मत देखिए, आप यूके को देखिए, आप कनाडा को देखिए, आप अमेरिका को देखिए। वहां चाहे वो स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वर्क प्लेसेस हो, वहां पर वो जैसे चाहे पहनकर आ सकते हैं। हिजाब पहने ना पहने, सर ढके ना ढके, ये जो आपने कहा ना जो सेकुलर कंट्री है वहां चॉइस होगी, जो तस्लीमा नसरीन ने भी कहा, बिल्कुल हमारी कंट्री सेकुलर है, इसीलिए यहाँ पे चॉइस रहनी चाहिए। और वो फैनेटिक्स जो शुरुआत की है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, उस चॉइस को खत्म किया है। अभी एक सवाल यहाँ पर उठा, मैं कहता हूं कि भाई हिजाब इस्लाम नहीं, आप पहले हिंदुस्तान का कल्चर देखिए। हजारों साल आप गांव में निकल जाइए, हिंदू औरतें आपको अपना सर ढके हुए मिल जाएंगी, उनके इवन चेहरे तक ढके होते हैं।
ये भारत की सभ्यता है, यहाँ की नारी का संस्कार है। आप उससे उसका अधिकार नहीं छीन सकते कि अगर वो चाहे कि मैं अपना सर ढकूं। आप नेकेड हेड क्यों देखना चाहते हैं एक औरत को, ये बताइए मुझे। कौन लोग हैं वो देश में एक औरत को नेकेड हेड देखना चाहते हैं? कहते कि नहीं आप सड़क पे ढक लो, लेकिन स्कूल में आइए तो पहनिए। कल आप अगर कहेंगे कि बिकनी कंपलसरी हो गई है स्कूल में, तो क्या आप उसी तरीके से उसकी भी एडवोकेटी करेंगे? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो हिजाब के खिलाफ आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये नारी का अधिकार है, उसका सम्मान है, उसकी डिग्निटी है। ओके, नारी का सम्मान है, उसकी डिग्निटी है। और मुझे मालूम था ये बहस इस जगह इस मुकाम पे जरूर आएगी, क्योंकि इस मामले में जो सीएम इब्राहिम साहब हैं उन्होंने अदालत में पल्लू से तुलना कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू स्त्रियां जो है पल्लू करती हैं। आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक मिनट नंबर जी रुकिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पल्लू करती हैं, और जो है इसके अलावा इंदिरा गांधी पल्लू करती हैं। तो इसी तरह से जो है हिजाब भी है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैंने जितनी तस्वीरें देखी, जो मेरी जानकारी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कभी पल्लू में स्कूल नहीं जाती थी। ना ही मैंने कभी ये सुना कि इंदिरा गांधी पल्लू में जा करके फिर उसके बाद वो स्कूल में पढ़ने जाती थी। लेकिन ये आप लोगों की डिमांड हो सकती है कि जो है स्कूल जाने वाली बच्चियां भी हिजाब पहन के जाएं। बहरहाल सोनाली मिश्रा जी, कैसे आप देखती हैं इस पूरी बहस को और इस पूरे तर्क को? और अभी बड़ी सारी बातें कही गई कि भारत और उसकी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन दोनों जगह कट्टरपंथी हावी हैं। सोनाली जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। क्या जी बोलिए सोनाली जी। आ रही है ना? जी जी, हाँ, आ रही है आवाज आप जी। हाँ, सबसे पहले तो जो ये बहस छिड़ी है कि यहाँ पर अभी जब बोला कि नारी का सम्मान और ये सब पल्लू वगैरह, तो मतलब मैं भी यूपी के एक ऐसे शहर से आती हूँ जिसको हम लोग बहुत छोटा शहर बोल सकते हैं। तो वहां पे कम से कम ना तो मैंने अपने परिवार में, ना ही मैंने अपने कहीं पर ऐसा देखा कि हमारे यहाँ ऐसा कंपल्शन रहा हो कि हम स्कूल जाएं तो हमारे ऊपर सिर ढकने का कंपल्शन हो, या फिर क्या है क्या नहीं। हाँ, जो भी कुछ हम लोग के जो धार्मिक वो होते हैं जहाँ पर सिर ढकना आवश्यक होता है, वहां पर हमारी माएं जरूर पल्ला करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक हम लोग के ऊपर एक कंपल्शन है। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पूरी बहस जा रही है, ये घूंघट को, उसके घूंघट और हिजाब को एक समानांतर खड़ा कर रही है, तो मैं उसको बोलूंगी कि घूंघट और हिजाब कहीं भी समानांतर नहीं हो सकते। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी स्टडी बोलती है, वो हिजाब को ये लोग कुछ पहचान का प्रतीक बना देते हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला एक मामला चला आता है कि अल्पसंख्यकों की अपनी एक मजहबी पहचान होनी चाहिए, एक जिसे कहते हैं ना कट्टर एक भावना आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये घूंघट है, घूंघट जो सांस्कृतिक प्रतीक, इसको हम अवश्य मान सकते हैं। क्योंकि आप हमारे पुराने किसी भी हम लोग देवी की प्रतिमा देखते हैं, तो उसमें कोई भी हमारी देवी आपको घूंघट में क्या पल्ले में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे ऐसा था ही नहीं। और लेकिन अब इस चीज को कोई इंसान कैसे लेता है, कब से देहवादी संस्कृति आनी स्टार्ट हुई, कब से क्या आना आरंभ हुआ, कब से ये घूंघट की और पल्ले की, हमारे जो जितने भी धारावाहिक आते हैं, कोई भी आप धारावाहिक भी उठाकर देख लीजिए, किसी में माँ सीता, माँ पार्वती, कोई भी आपको पल्ले में या घूंघट में नहीं दिखेगी। तो एक तो ये, हाँ, राजस्थान वगैरह में हम लोग जरूर देखते हैं कि पल्ले का एक फैशन था, क्योंकि वहां पर हम इसको भौगोलिक उससे देख सकते हैं, रेत उड़ती थी, तो रेत के कारण शायद उनको मुंह ढाकने की आवश्यकता पड़ती होगी। नहीं तो आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण में आपको कहीं भी आपको घूंघट नहीं मिलेगा, कहीं भी आप इवन शादियों में ओके सोनाली जी, सोनाली जी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय, सोनाली जी ओपनिंग स्टेटमेंट का समय पूरा हुआ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये भी मैं कहता हूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पल्लू और हिजाब की अगर आप कंपैरिजन भी करें और कहें, तो फिर सवाल ये है कि पल्लू जो है वो छोटी बच्चियों के लिए तो कहीं अनिवार्य नहीं है। कहीं बच्चियों को पल्लू में नहीं कहा जाता कि आप पल्लू जो ओढ़ करके स्कूल जाएं, ऐसा कहीं नहीं कहा जाता। तो सवाल ये है कि क्या ये एक मजहबी पहचान का निशान है कि आप चाहते हैं स्कूलों में जाने वाली बच्चियां भी जो हैं वो दरअसल पल्लू वो हिजाब पहनकर जाएं? क्या एक अपनी मजहबी जो आइडेंटिटी है उसको एक तरह से जो है असर्ट करने की कोशिश है? मैं आऊंगा इस पर। अंबर जी आप कहना चाहती हैं, साजिद रशीद जी आप भी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, उसके बाद ओपन डिबेट करेंगे। Come on boys, let's go. तो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं ईरान में हिजाब जला, भारत में कट्टरपंथियों को क्यों खला। ईरान में महिलाएं जो हैं हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, सड़कों पर उतरी हैं, हिजाब जला रही हैं।
और भारत के कट्टरपंथियों को जाहिर सी बात है इस सब को देख करके थोड़ी सी मुश्किलात जरूर आ रही होगी, क्योंकि भारत में भी एक तरह से कह सकते हैं आरोप लगातार लग रहे हैं कि बच्चियों पर हिजाब थोपने की एक साजिश चल रही है, एक कोशिश चल रही है। इस साजिश का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, क्योंकि कर्नाटक में जो हिजाब का मामला उठा था वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन भी लगातार इस पर सुनवाई जारी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं 4 मेहमान मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हैं, अंबर जैदी जुड़ी हुई हैं और एडवोकेट मुजीबुर रहमान जुड़े हुए हैं, साथ साथ सोनाली मिश्रा मेरे साथ लेखिका जुड़ी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो एडवोकेट मुजीबुर रहमान जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अदालत में भी ये तथ्य जो है सरकार की तरफ से रखे गए हैं, हाईकोर्ट में भी रखे गए थे और वहां भी इसके अब आगे भी रखे गए कि भाई जो उडुपी की जो प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज है, यहां पर 29 मार्च 2013 को बाकायदा ये कानून बना, ये कहा गया कि भाई यूनिफॉर्म स्कूल में पहनकर आएंगे। 29 मार्च 2013 से लेकर के 2022 तक कोई बवाल नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा कि उनको जो है हिजाब पहनना है। यहां तक कि ये जो बच्चियां जो हैं कोर्ट में गई, अदालत में गई, जिन्होंने हिजाब पहनने की जिद की, 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया, 2021 से 2022 तक कहीं किसी ने जिद नहीं की, सब यूनिफॉर्म में जाती थी। अचानक से हिजाब उनकी जिंदगी में ऐसा एंटर होता है कि वो कहते हैं कि हिजाब पहनेंगे, हिजाब के बिना पढ़ेंगे नहीं। क्या ये साजिश नहीं है? नहीं, देखिए मैं थोड़ी सी यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा फैक्ट को। जो यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म नहीं है, और उससे पहले बच्चियां स्कार्फ पहनती आ रही थी, इसलिए कोई मसला नहीं था। लेकिन जो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, इसके बाद हिजाब को उतारा गया और मना किया गया एंट्री को, तब जो है ये बवाल हुआ। सर मुजीबुर रहमान जी, आप जो तर्क रख रहे हैं वो आपने हाई कोर्ट में भी रखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी रख रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे। हाँ, एक मिनट नंबर दे दीजिए। तो सवाल यह है कि यहां पर जो एडवोकेट जनरल कह रहे हैं, उन्होंने जो तथ्य दिया, आप उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं तो कोर्ट में आप उसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं जो तथ्य हाई कोर्ट में माने गए हैं। आप हाई कोर्ट का कह रहा हूं जो प्रोस्पेक्टस है हमारे पास प्रिंटेड वहां का कॉलेज सर आपके पास होगा, लेकिन यहां तो मैं कह रहा हूं ना 2013 से जो है 2013 में ऑर्डर निकला था, और अगर प्रोस्पेक्टस में अचानक से एक दिन तो नहीं हुआ कि एक दिन तय हुआ और स्कूल की बच्चियों का जो है हिजाब उतरवाना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हैं कि जब बच्चियां जो है बिना, वहां के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि बच्चियां बिना हिजाब के स्कूल में बैठती थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब जो है एक तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। अच्छा, इसमें हाँ बिल्कुल षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र है। एक सेकुलर कंट्री के अंदर ना आप हिजाब थोप सकते हैं और ना आप जो है उनका हिजाब खींच सकते हैं, यही है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ये नहीं है कि आप कोई रिलीजन ना माने, सेकुलरिज्म है हर रिलीजन ये है कि हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करेंगे, में हर आदमी अपनी रिलीजियस ड्रेस पहन के जाएगा, बिल्कुल पहन सकता है। बहुत बढ़िया। आप टर्बन क्यों, आप टर्बन नहीं पहन सकते हैं? नहीं, टर्बन को आप कैसे हिजाब से जोड़ सकते हैं सर? क्यों नहीं जोड़ सकते? कैसे जोड़ सकते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो मैं कह रहा हूं, हाईकोर्ट ने क्या कहा सर, हाईकोर्ट ने क्या कहा? इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा टर्बन है, सिखिज्म का अनिवार्य हिस्सा टर्बन है, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यही तो हाईकोर्ट ने कहा है, जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं। अगर कोई टर्बन उतार देगा सिख नहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? तो फिर अनिवार्य नहीं हुआ ना? नहीं तो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा कहा गया ना, इस्लाम। आप मंगलसूत्र नहीं पहन के ये मैंने नहीं कहा ना, ये मैंने नहीं कहा, ये तो सिखिज्म कहता है ना, ये तो सिखों में अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन कोर्ट कहती है, सुनिए मैं तो अरे सुनिए ना सर, आप तो एडवोकेट है ना, मैं तो अदालत की भाषा बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अदालत कह रही है, मैं कह रहा हूँ अदालत कहती है कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट की अदालत ने कुरान को ना इंटरप्रेट किया, ना किसी मौलाना को बुलाया, अपने आप से मिस इंटरप्रेट किया कर्नाटक हाई कोर्ट ने, इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। ओके, अंबर जैदी वो कह रहे, हाँ एक मिनट साजी, अंबर जैदी वो कह रहे हैं कि भाई किसी को बुलाया ही नहीं, कोर्ट ने खुद ही इंटरप्रिटेशन कर लिया। अशोक जी, सबसे पहले जब मुजीबुर रहमान साहब ने स्टार्टिंग में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखा था, तभी उन्होंने कहा था कि ये देश संविधान से चलता है और हम सब संविधान की मानते हैं। यहाँ तक कि रशीदी साहब ने भी ये बात कही थी, सब संविधान को बोलते हैं, लेकिन संविधान मानने की जब बारी आती है तो हर किसी को वो संविधान जो जिसने कानून बनाए हैं वो नहीं मानने, उसको तोड़ना है और अपनी धार्मिक पहचान हर जगह लागू कर अपनी सुप्रीमेसी साबित करनी है।
वो जो कानून बना हुआ है दशकों से, उससे अचानक से प्रॉब्लम हो गई। 2021 तक यही मुस्कान खान जैसी महिलाएं जो जीन्स टी शर्ट और नॉर्मल कपड़े पहनकर जैसे कि हम सब पहनते वैसे ही घूमती थी, लेकिन अचानक से उनको क्लासरूम में बुर्का ओढ़ना है साजिश के तहत। और ये बात कोर्ट में भी आज कही है, लेकिन वो ये खुद वकील है लेकिन इस बात को नहीं मान रहे। वो अपनी अलग ही अपनी कोई विचारधारा, अपनी कोई बात रखना चाहते क्योंकि आपको राजनीति करनी है इस बात पर। और इस पे और भी कोर्ट की, हाई कोर्ट की रूलिंग्स है जिसमें ये माना गया है कि हिजाब एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है, जबकि सिख धर्म का जब जो टर्बन से लोग कंपेयर करते हैं तो उनके जो 5 का इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें से टर्बन एक इंपॉर्टेंट है, केश, कृपाल, कंगौल, इन सारी चीजें जो होती हैं, कड़ा। तो आप एक एसेंशियल प्रैक्टिस किसको आप एक नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कल्चर है, एक तरफ कोई कहता है धर्म है, कोई कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो रशीदी साहब कैसे कह देते हैं कि ये बेशर्मी महिलाएं कर रही है, बेहिजाब है, बदतमीज है। तो आप पहले ही एक सोच महिलाओं के साथ लगा देते हैं कि अगर आप हिजाब या खुद को कवर करके नहीं रखेंगी तो आप बेशर्म, बेहया है और आप दोज़ख जाएंगी। फिर कहते हैं कि आप ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप जब प्रेजुडिस खुद रख रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ चॉइस रह कहां जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पहले अगर ये कहेंगे कि भैया जो नहीं पहन रही वो बेहया है, और उसके बाद फिर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस कैसे देंगे, फिर आप कैसे कहेंगे कि किसी महिला का अधिकार है। तो आप कहिए कि अगर इस्लाम का इतना जरूरी हिस्सा है तो फिर आप कहिए कि सारी महिलाएं पहने, जो महिलाएं नहीं पहन रही वो सब बेशर्म है, चाहे फिर वो अंबर जैदी हो या फिर कोई और हो, सारी महिलाएं बेशर्म, बेहया हैं जो वो नहीं पहनती। क्यों साजिद रशीदी, यही मायने हुआ। देखिए मुझे साहब सुनिए, देखिए इस्लाम, मैं फिर कहता हूँ, मैं कई बार चैनलों पे इस बात को कहता हूँ, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान का अमल। मुसलमान के अमल से इस्लाम को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जैसे आपने सिखों में देखा, बहुत सारे मोने सरदार भी हैं जो दाढ़ी नहीं रखते, पगड़ी नहीं पहनते, किरपान नहीं रखते, तलवार नहीं रखते। वो क्या वो सिख नहीं है? वो भी सिख हैं। ऐसे ही मुसलमान जो इस्लामिक उसूलों पर अमल नहीं करते वो भी मुसलमान हैं। उनको हम ये थोड़े कहते हैं कि वो इस्लाम से निकल गए, मुसलमान वो भी हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में चूंकि ये देश संविधान से चल रहा है, हम किसी पर इस्लामिक कानून नहीं थोप सकते, चूंकि यहाँ शरिया नहीं है, यहाँ इस्लामिक कानून लागू नहीं हो सकते। जहाँ इस्लामिक देश हैं, जहाँ उनके इस्लामिक लॉ हैं, जहाँ वो कुरान पर, शरीयत पर चलते हैं, वहाँ तो इस्लामिक लॉ को ज़रूरी मानना पड़ेगा। यही तो इस्लाम भी कहता है, यही हिंदू धर्म भी कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते। एक मिनट अंबर, एक मिनट में बात कर लूँ, आप भी कहिएगा। फिर मैं ये जिस देश में हम रहते हैं, अगर हम उसके कानून को ना माने, उसके संविधान को ना माने, तो ये हम इस्लाम की भी वो बात खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और देश के कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारा तो इस्लाम ये कहता है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो। तो अगर ईरान में कोई आदमी रहता है, वहाँ के कानून नहीं मानता, तो यही बात उस पर भी लागू होगी कि आप उसके कानून क्यों नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो आप देशद्रोही हैं, जैसे यहाँ होगा। अगर संविधान को न माने तो देशद्रोही कहलाया जाएगा। मेरा मानना सिर्फ ये है, अगर हम हिजाब को मुद्दा न बनाकर, अगर कोर्ट में सरकारी वकील ये कह देते हैं कि भाई ये रिलीजियस प्रैक्टिस है सब आदमियों की, संविधान ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अगर कोई आ रहा है तो आने दीजिए, झगड़े खत्म हो जाता। लेकिन वहां तो दलील पे दलील दी जा रही है, वहां तो बातें रखी जा रही हैं, वहां तो इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है। आज आपने क्लासरूम में कह दिया कि आज आपने क्लासरूम में कह दिया, कल को आप टीवी चैनल में कहेंगे कि महिलाएं जो बुर्का पहन के, हिजाब पहन के न्यूज पढ़ेंगी। परसों आप कहेंगे अदालत में जो जज साहिबा हैं वो हिजाब पहन के अपना फैसला सुनाएंगे। परसों आप कहेंगे एयरलाइन में जो महिलाएं जाती हैं, आप कहेंगे सड़क पे जो पायलट हैं महिलाएं हैं वो भी बुर्का पहन के पायलट जो महिलाएं। अशोक जी मैं इसकी तो कोई अच्छा सुनिए, लिमिट छोड़ दीजिए आप, लिमिट पर मत जाइए। आप देखिए स्कूलों के, सुनिए स्कूलों के अंदर, स्कूलों में हम भी गए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए, मेरा जवाब तो सुनिए। एक मिनट सुनिए। स्कूलों में आप भी गए, हम भी गए, ठीक है। मैं तो गया हूं, आप शायद मुझे नहीं मालूम, आप स्कूल में गए मदरसे, लेकिन आपने स्कूल देखे होंगे बहुत। अंबर जैदी भी गई हैं, सोनाली भी गई हैं, एडवोकेट साहब भी गए हैं, हम सब स्कूलों में गए हैं। हमने तो कभी स्कूलों में नहीं देखा कि बच्चे हिजाब पहन के बैठते। हमारे साथ मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, मुस्लिम बच्चियां पढ़ती थी, हमने कभी उनको हिजाब पहने नहीं देखा। अचानक से 2022 में आया कि नहीं क्लासरूम में भी हिजाब चाहिए। ये तो साजिश है ना सर, ये साजिश है। पीएफआई की एंट्री होती है और उसके बाद। अशोक जी सुनिए, पीएफआई भी इस देश का एक संगठन है, हमारी एजेंसियां भी हैं यहाँ, जो गलत एक्टिविटी होगी उस पर कार्रवाई होगी, नंबर एक। दूसरी बात, मुझे आप बताइए, स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म हर जगह अलग अलग हो रही है, आप क्या समझते हैं ये हिंदुस्तान की सभ्यता और कल्चर का हिस्सा है? मतलब
जिस तरह की यूनिफॉर्म स्कूलों में बन रही है अच्छा। और जिस तरह कॉलेजेस में लड़कियां टॉप और स्कर्ट पहनकर जाती हैं, नहीं, मैं ये कॉलेज क्या की ये बात नहीं सभ्यता कर है? रहा। ये अच्छा, सभ्यता है? आप स्कूल नहीं, में कह रहे हैं- ये सभ्यता है आप कह रहे हमारे हैं कि देश की। स्कूलों में स्कर्ट नहीं आप पहननी मुझे चाहिए। बताइए ना, हमारे देश की सभ्यता है। अभी सोनाली जी कह रही थी कि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं है, नहीं, गाँव हिंदुस्तान में- सुनिए उन्होंने गांव कहा ज्यादा गाँव में है। भी नहीं होता। आप रूरल उन्होंने एरिया कहा में गाँव में जाइए, भी आप नहीं होता, जाइए। सर। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आप आपको कैमरा ले लेके चलता हूं, मैं चलिए। आपको बनारस लिए चलता हूं। हिंदुओं के मैं अंदर आपको बनारस लिए 60% चलता हूं, मैं आपको प्रयागराज हिंदुओं लिए चलता हूं। सुनो हिंदुओं मैं के आपको अंदर कानपुर लिए चलता हूं। चलिए गाँव मेरे में ले साथ आप चलूंगा। प्रयागराज, क्या बात कर रहे हैं आप मेरे साथ मैं खुद- प्रयागराज चलिए। अरे सर, मैं खुद गांव से आप आता हूं। मेरे साथ सर, प्रयागराज मैं चलिए। खुद- मैं खुद अगर गाँव- प्रयागराज अरे के सर छोड़िए सर, देही प्रयागराज- इलाकों में, अरे छोड़िए देहाती सर। इलाकों में पर्दा नहीं अरे होगा छोड़िए तो मैं सर। गुलाम बन जाऊंगा छोड़िए आपका। सर, चलिए आप मेरे ये भी प्रयागराज, तय रहा। आप अयोध्या मैं चलिए आपको- मेरे मैं साथ। आपको ले चलूंगा, आप मेरे आप गांव अयोध्या चलेंगे। चलिए मेरे आप साथ। मेरे गांव चलेंगे। एक अगर मिनट, एक अयोध्या मिनट, के एक देहातों मिनट, में एक पर्दा मिनट, नहीं सर, एक होगा, मिनट, तो मैं एक गुलाम मिनट। बन जाऊंगा। आप मेरे साथ अरे काशी के सभ्यता गांव को में challenge चलेंगे, कर रहे मैं हैं आप। काशी गांव, मैं आपको काशी के गांव चलिए, में ले किसी भी जाऊंगा। गांव में आप चलिए चलेंगे आप। काशी में, किसी भी और उसके गांव में बाद आप चलिए। मेरे गुलाम बन जाएंगे ना। भाई साहब, मैं आपको आप दिखाऊंगा वहां पे सुनिए। हमारे गांव में कोई महिला पल्लू नहीं गांव करती, में- कोई गांव महिला में- नहीं करती। अरे मैं आपको दिखाऊंगा ना अपने गांव में। इसको सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। सब मैं अरे फिर छोटों वही के बात, आदर का फिर हिस्सा वही माना बात जाता मैंने है। आपसे क्या आप कहा पता नहीं सर? कौन से गांव अभी में आपने रहते कहा, हैं, मैंने जहाँ अंग्रेजी लिबास कहा, पहना जाता है। सुनिए ना, मैंने जहाँ आपको अधनंगी कहा, रहती हैं औरतें। अरे भाई मैंने आप आप, पता नहीं अरे कौन एक से गांव मिनट, में एक मिनट रहती सर, हैं। मैंने स्कर्ट आपको पहनती हैं आपके यहाँ? सुनिए, मैंने आपको आपके यहाँ गांव में स्कर्ट पहनती हैं एक मिनट रुको, स्कर्ट बच्चियां पहनती पहनती है स्कर्ट, स्कर्ट औरतें बच्चियां पहनती स्कर्ट हैं? पहनती औरतें हैं, पहनती नहीं हैं औरतें क्या? नहीं पहनती, बच्चियां फिर पहनती हैं। औरतें लेकिन नहीं औरतें पल्लू नहीं करती? स्कर्ट पे मत जाइए, औरतें नहीं पल्लू करती, नहीं नहीं करती? करती, आपके गांव नहीं में? करती, मेरे गांव में नहीं पता नहीं करता। कौन सा गांव है बोलिए, आपका? अरे मैं बताता हूं ना कहीं आपको। आपका अरे अमेरिका में तो नहीं गांव? फिर अमेरिका में नहीं है, कनाडा हिंदुस्तान में तो में, नहीं है? काशी में। अब सुनिए, अब आप इधर उधर यार, नहीं, हद अरे होगी सर भाई। सुनिए ना, एक अशोक मिनट, जी, अरे सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, देखिए, नहीं एक मिनट, साजिद रशीदी मैंने जी एक जो मुद्दे कह पे दिया आइए, वो सच है। एक मिनट, उसको साजिद मनवाने रशीदी के जी लिए मुद्दे जोर पे नहीं आइए, लगाना चाहिए। साजिद ना रशीदी जी झूठी मुद्दे दलीलें पे आइए देनी ना, चाहिए। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मैं आपको अपने गांव ले चलूंगा, टिकट मैं दूंगा, आप मेरे गुलाम बनेंगे उसके बाद। पूरा हिंदुस्तान तो आपका गांव नहीं है। हाँ, अब मेरा हिंदुस्तान मेरा गांव पूरा नहीं है। हिंदुस्तान आपका अभी गांव आपने है क्या? अभी कि आपने जो कहा, आपके गांव अभी में आपने होगा, कहा, वो अभी सारा आपने हिंदुस्तान कहा, मानेगा। अभी आपने कहा गांव दिखा देंगे, मैं आप आपका मेरे गुलाम गांव बन चलिए। जाऊंगा। आप बस मेरे गांव चलिए। यही होता है पलटी हिंदू मारना। औरतें में पल्लू में दिखाऊं आपको? यही होता है पलटी मारना। हिंदू ओके पल्ली- औरतें दिखाऊं ओके आपको? ओके, यही होता है 60% सर, हिंदू यही औरतें होता है पल्लू पलटी करती हैं मारना आदमी। सर, यही होता है 60% पलटी हिंदू मारना, औरतें पल्लू यही करती हैं होता है आदमी। सर पलटी और यहाँ मारना, तक का यही पल्लू होता है करती पलटी हैं। मारना। मेरा यहाँ गांव तक इस का देश पल्लू में करती है, हैं। मेरा गांव काशी में है, आपका पता उत्तर नहीं कौन प्रदेश सा में गांव है। है? मैं आपको दिखाता हूँ ना, चलिए कौन ना, से देश में है मैं आपका आपको गांव? दिखाता हूँ इसी देश में, मैं तो नहीं जानता इसी देश हिंदुस्तान में। में नहीं, होगा आप नहीं आपका जानते होंगे क्योंकि आप हिंदुस्तान को जानते ही कोई नहीं। गांव आप हिंदुस्तान का हिंदुस्तान ऐसा को नहीं है, जानते ही नहीं, सब आप पल्लू हिंदुस्तान को ईरान बनाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान को जानते मैं ही नहीं नहीं। बनाना चाहता बोलिए भाई साहब, बोलिए, आप बनाना एक चाह मिनट। रहे हैं ईरान तो। सर छोड़िए ना, मैं तो कहता हूँ ईरान अलग है, छोड़िए हिंदुस्तान अलग है। साजिद रशीदी जी, आप हिंदुस्तान की बात एक कीजिए ना यहाँ। एक मिनट छोड़िए साजिद और रशीदी ईरान जी। वो देश है जो अरे- शिया कम्युनिटी से आता है। अंबर जैदी उसी कम्युनिटी से है, उसी स्कूल ऑफ थॉट से है। वो अच्छा तो अंबर पूछिए जैदी इनसे। नहीं तो उस थॉट वहाँ की तो नहीं है ना। इस्लामिक लॉ क्यों नहीं, एक रखे मिनट, ओके ओके ओके, शिया हुकूमत ओके, ने हो वहाँ गया, इस्लामिक लॉ क्यों हो रखे? गया, पूछिए हो इनसे। गया, हो गया, हो गया, मुझे ठीक कुछ है, कहना ओके है, साजिद, हाँ अशोक बोलिए जी। बोलिए, रिस्पॉन्ड देखिए, कीजिए। हाँ रशीदी साहब स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि घूंघट और ये जो पल्लू होता है ये भारतीय सभ्यता का अरे हिस्सा भाई, है, वो सबसे आपका बड़ा स्कूल रोल एक है। बार बोलने दीजिए ना, अब आप उनको वो बोलने आपका दीजिए, अब स्कूल उनको ऑफ बोलने थॉट दीजिए है ना, ना, अब आप उनको बोलने दीजिए, आपके अब स्कूल उनको ऑफ बोलने थॉट्स दीजिए। में साजिद पर्दे को रशीदी, थोपा जा रहा है, साजिद आप इसका रशीदी, जवाब दे दीजिए। साजिद रशीदी ये आप प्राइवेट, इसी का जवाब दे साजिद दीजिए। रशीदी है ये आपके प्राइवेट, स्कूल ऑफ नहीं नहीं, थॉट्स साजिद में रशीदी ये सरकार प्राइवेट को चैनल थोपा नहीं जा है। रहा है। एक आप मिनट, दे दीजिए एक जवाब। मिनट, साजिद रशीदी ये प्राइवेट आप चैनल अपनी नहीं है। community एक को मिनट, कर रही हैं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं साजिद रशीदी, मैं ब्रेक ले रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक करके सब बोलें, ये प्राइवेट चैनल नहीं है। तो बोला था ब्रेक के बाद ओपन डिबेट हो। ओपन डिबेट का मतलब, डिबेट का मतलब सर आपको पता है? ओपन डिबेट का सर ये मतलब ईरान बात नहीं है, रखिए। ईरान नहीं है जहां जहां दूसरे को बोलने का मौका नहीं फिर देंगे। ईरान की बात ये कर रहे हैं हिंदुस्तान है सर, ये पाकिस्तान मैं नहीं है। हिंदुस्तान यहाँ में बैठा हूं। बोलने का मैं ईरान मौका, में नहीं तो बैठा हूं, आप सर। महिलाओं को बोलने मैं ईरान देंगे? में नहीं बैठा हूं, सर। आप महिलाओं को और बोलने आपके देंगे? स्टूडियो में बैठा आप हूं। महिलाओं को बोलने देंगे? आपके नहीं, स्टूडियो आप में बनाना बैठा हूं। चाहते हैं, आप मैं बनाना ईरान चाहते में हैं, आप नहीं बोलने बैठा देंगे क्योंकि
क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है इसलिए भाग रहे मैं हैं। ईरान तो में आप नहीं सुनिए बैठा ना, हूं, सर। आप सुनिए उनकी बात, जी, मुझे सुनिए, तर्क अगर नहीं हिम्मत है तो, दीजिए। ताकत है तो उनकी बात सुनिए ना। सुन लीजिए ना, फिर आप आराम से रिबट कर दीजिएगा। देखिए डिबेट जो का मतलब, starting एक से मिनट ये बात रुकिए कह रहे हैं जी। अंबर, एक मिनट। डिबेट का मतलब होता है कि चर्चा करना, डिबेट का मतलब चिल्लाना नहीं होता एक दूसरे पर, एक दूसरे के तर्क हम सुने। मैं तो नहीं चिल्ला रहा हूं। नहीं, आप चिल्लाए सर, आप चिल्ला रहे हैं, आप सर। चिल्लाए सर, मैं सर, चिल्लाया आप चिल्ला क्योंकि रहे हैं। आपने आपका बीपी हाई हो गया मेरा चिल्लाकर। बीपी हाई नहीं है सर, मैं तो आपको एक चुनौती, आपने आपके चुनौती चेहरे दी, में गुस्सा आ आप गया, मेरी सर। चुनौती को लेकर के भग गए। सर, गुस्सा आ गया आपके आप मेरी चेहरे पे। चुनौती को लेकर भग गए सर, आप गुलाम हो रहे थे, अभी आप कुछ भी नहीं रहे। एक गांव में आप नहीं। भग गए, आप आप मेरे भग साथ गए, 50 आप गांव मेरे, में चलिए। आप भग गए, पीछे की आप मेरे आप साथ भग 50 गए, गांव में आप भग चलिए। गए, अगर साजिद ज्यादा मैं रशीदी, पन्नू होगा, साजिद रशीदी आप भग मेरे गए, गुलाम बन साजिद जाइए। रशीदी कब मैं भग होगा, गए, मैं आपको साजिद
साजिद बात रशीदी कीजिए भग ना। गए, अभी तक गुलाम हो रहे थे, अब वो भग गए, गाँव में अब वो मेरा गांव हुआ ही नहीं, अब मेरा गांव इस देश में ही नहीं है। मतलब साजिद एक गाँव के रशीदी नाम पे हो जाएगा। अभी तक साजिद रशीदी कह रहे थे मेरे गुलाम हो जाएंगे, मैं दिखा दूंगा। मैंने कहा 130 उनको करोड़ एक की नहीं, आबादी, और सर। मैं उनको एक नहीं, सर, मैं एक नहीं, मैं ऐसे 130 कई गांव करोड़ दिखाऊंगा। गुस्सा मत साजिद कीजिए। रशीदी जी गुस्सा नहीं, एंकर को आप गुस्सा सुनिए, नहीं होना चाहिए। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, गुस्सा मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं नहीं हो होना रहा, चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा मैं तो लग रहा है आपको, मैं कि जैसे आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, आप सर, एंकर नहीं है। मैं आपसे प्लीज। डिबेट क्या करूंगा सर? साजिद हंसिए, रशीदी जी, मुस्कुराइए, खुश मैं रहिए। नहीं, मैं खुश हूँ, बीपी मत बढ़ाइए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पब्लिक में आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपने कहा स्कर्ट पहनना बच्चियां स्कूल में ना चलिए, तो हर पहने, एंकर की ये बात है। ये हमें तो हर स्कर्ट एंकर पहनना, expose करता स्कर्ट है। पहनना गुनाह हो गया, बच्चियों का हमें स्कर्ट तो हर पहनना गुनाह हो एंकर गया। expose करता है। बच्चा हमें तो बहुत आदत हो गई बढ़िया, expose बहुत होने की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें तो आदत हो गई expose होने की। साजिद रशीदी जी, आप तो कितने एक्सपोज है मत बोलिए मेरे हमें तो से। आदत हो गई अभी expose होने की, सर। आप जितने कितने भी expose चैनल हैं? है सब एक्सपोज करते आप हैं। हमें किस तो रोजाना। तरह से, अरे सर आज छोड़िए। साजिद रशीदी एक्सपोज हो गया, आज साजिद रशीदी एक्सपोज। हमें तो आदत पड़ गई, करो एक्सपोज। सर हमें आदत पड़ गई है क्योंकि आप ऑलरेडी मुस्कुराइए, आप सियासत के ऑलरेडी लिए अच्छा नहीं है। एक्सपोज हैं सर, इसलिए आदत ज्यादा पड़ गई है। बोझ लेना, नहीं, ज्यादा नहीं, मैं स्ट्रेस बोझ लेना। नहीं ले रहा सर। अब ना, आप ना, बोलते ना। रहिए, बोलते अच्छा नहीं, रहिए, सेहत के लिए बोलिए, आप। बोलिए और बोलिए, और कुछ बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, बोलिए ना, बोलेंगे उतना बोले, बोलिए। महिलाओं को बोलने देंगे, हाँ, बिल्कुल बोलने दूंगा। महिलाओं को बोलने देंगे तो बोलने दीजिए। बोलिए, अशोक जी, बोलिए। मैं कुछ बोलूं काफी हाँ, देर से वेट बोलिए, कर रही हूं। बोलिए, बोलो, बोलो। बोलिए। देखिए अशोक जी, जो इन्होंने ये कुतर्क दिया कि भारतीय सभ्यता का हिस्सा है घूंघट और पल्लू करना, तो सबसे पहली बात, भारत में जब आक्रांत आए और वो यहाँ की महिलाओं को उन पे आक्रमण करते थे, उनके साथ रेप करते थे, उसके बाद से महिलाएं अपने आप को ढकने लगी और आज ये रेप मुंह नहीं छुपाने हो का रहा है। घूंघट करने का आप प्रचलन सुनिए उतरा। उनकी बात, अब ये सुनिए, आप तर्क अब मत लीजिए आप। बौखलाइए। और आप कह रहे थे ना आज भारतीय रेप नहीं हो सभ्यता रहा है। अब मत बौखलाइए साजिद रशीदी, अब मत बौखलाइए, बोलने दीजिए उनको। क्या है? भारत वो है जहाँ पर महिला शक्ति, आदिशक्ति की पूजा की जाती है। भारत वो है जहाँ पर महिलाएं अपनी मर्जी से अपना स्वयंवर रचाती, अपनी मर्जी से वो कपड़े पहनती। और भारत में तो सिले हुए कपड़े पहनने की सभ्यता ही नहीं थी। भारत में लड़कियां साड़ी पहनती थी, अपर ब्लाउज भी वो साड़ी को कवर करके रखती थी और अपनी मर्जी से राजपाट चलाती थी, अपना जीवन साथी चुनती थी। आप एक आज कह रहे हैं कि आप गांव में आज भी घूंघट भारतीय सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। ये भी आप जैसे लोगों की मानसिकता का जो लेना देना है, जिसकी वजह से भारत में कुछ अभी भी गांवों में इस तरह की चीजें पाई जाती है। और हिंदू इस्लाम मेरी समाज में- मानसिकता नहीं है, हिंदू माफ समाज कीजिएगा। के अंदर ओके, से ओके, इसके ओके, खिलाफ इस्लाम है। मेरी आप मानसिकता ओके, आप नहीं रुकिए, है। आप रुकिए, एक मिनट आप रुकिए। जैसे लोग ऐसी ओके। चीजों को जस्टिफाई करके वो महिलाएं जो इन रिग्रेसिव ओके, प्रैक्टिसेस से लड़ती ओके, हैं, उनका ओके। बौद्धिक समर्थन करते हैं। ओके, ओके, तो ओके। पहले फैक्चुअल आप चीजें पढ़ के आए थे, उसके बाद आप ओके, बहस किया ओके, कीजिए। ओके, मैं सोनाली मिश्रा जी आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं एक और ट्वीट सिर्फ आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और वो ट्वीट जो है निज़ाम पाशा इस्माम, वो भी एक एडवोकेट हैं, वो क्या कहते हैं, अब ये आप इनसे कट्टरपंथियों की मानसिकता का अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ इस ट्वीट से कट्टरपंथियों की मानसिकता का अंदाज़ा लगाइए। वो कहते हैं वाई मुस्लिम शुड वियर ए हिजाब, वो कुरान का एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज मुस्लिम एंड नॉट बी हेरेस्ड। वो मुस्लिम के रूप में स्थापित हों और उनको कोई हैरेस ना करे, उनको कोई परेशान ना करे, उनको कोई छेड़छाड़ ना करे। द हिजाब इज मेंट टू टेल पीपल दैट दिस इज ए स्ट्रॉन्ग वुमेन विद ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्टैंडिंग बिहाइंड हर, दैट यू आर टेकिंग ऑन। सो सावधान रहिए इस महिला से, क्योंकि इसके पीछे एक कम्युनिटी खड़ी है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी खड़ी है। हिजाब पहनने से उस महिला को ये लग जाएगा, ये पता चल जाएगा कि उस महिला के पीछे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी खड़ी है। ये पाशा साहब है, एक वकील है, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि उनको लगता है कि अगर हिजाब पहन लेंगे तो हिजाब पहनने से उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, मुस्लिम है, कोई उसको छेड़ेगा नहीं क्योंकि वो मुस्लिम है। और ये लोग इसलिए भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पता रहेगा उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो ये सोनाली मिश्रा, मैं आपसे इस डिबेट को एक और जगह ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि बड़ी विचित्र सी बात है। एक इस पूरी डिबेट में ना एक और पक्ष है, वो वामपंथियों का पक्ष है। वो वामपंथी जो हैं, वो हिजाब का समर्थन जो है वो ईरान में कह रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिजाब जो है वहाँ पर अगर महिलाएं उसका विरोध कर रहे हैं, हिजाब की प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हिजाब का कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में वो कहते हैं कि स्कूलों में बच्चियों को हिजाब पहनने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और कई वामपंथी आजकल जो है ईरान की महिलाओं को सपोर्ट करने के कारण कई वामपंथी नेता कट्टरपंथियों द्वारा ट्रोल किए जा रहे हैं, रोज़ रोज़ उनको गालियाँ पड़ रही हैं कट्टरपंथियों द्वारा, क्योंकि वो ईरान की महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं। कैसे देखेंगे आप इसको? सर, इसके विषय में तो मैंने आज भी लिखा है और मैं हमेशा लिखती हूँ कि जो भारत का जो फेमिनिज्म है, वामपंथ और वामपंथी जो फेमिनिज्म है भारत का, वो कहीं ना कहीं कट्टर इस्लाम के पक्ष में ही है और वह हमेशा ही कट्टर इस्लाम के पक्ष में रहता है।
और उसको जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको यहाँ के जो मुस्लिम्स है उनकी समस्याओं से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं। आप कभी भी देख लीजिए कि वो कट्टरपंथ के खिलाफ नहीं बोलते। अब वो ईरान में क्यों वो मतलब मेरी जानकारी में ऐसा हिंदी में तो कोई भी फेमिनिस्ट, हिंदी की कोई भी फेमिनिस्ट ऐसी नहीं मेरी दृष्टि में आई है जिसने ईरान में जो भी आंदोलन चल रहा है उसमें महिलाओं को सपोर्ट किया हो। लेकिन हमारे हिंदी में बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने मुस्कान को सपोर्ट किया था, और उस समय मैं हैरान रह गई थी कि आखिर आप किस लिए सपोर्ट कर रही हैं। तो उसमें उनका कहना ये है कि वो एक्चुअली वो मजहबी पहचान को लेकर वो उसको सपोर्ट करती हैं। तो यानी मजहबी पहचान के लिए हिजाब चाहिए। हाँ, मजहबी पहचान के लिए हिजाब चाहिए। अब मुझे उस दिन बिल्कुल समझ नहीं आया था कि लेखिकाएं, मतलब आप एक तरफ बोलते हैं कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनको मंगलसूत्र तक ये औरतें नहीं पहनने देती हैं, है ना। और मतलब मुझे जैसी महिला का तो सर्टिफिकेट वो ऐसी खारिज कर देती है, क्योंकि अगर मैंने सेफ्रॉन कलर की दुपट्टा भी डाला हुआ है तो भी मेरा सर्टिफिकेट वो लोग खारिज कर देती है कि आपने एक विशेष रंग का एक दुपट्टा पहना हुआ है। और वो उसी तरीके से, मतलब जब वो मुस्कान के फेवर में आई थी, मुस्कान के पक्ष में आई थी, तभी मैंने उनको बोला था कि आप लोग गलत कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा बोलता। ओके। एक बात और सोनाली जी, कितने गांव आप दिखा सकती हैं मौलाना साजिद रशीदी जी को जहां पर आप मौलाना साजिद रशीदी जी को कितने गांव, आपने शहरों की बात की, लेकिन कितने गांव उनको दिखा सकती हैं कि जहां पे महिलाएं जो हैं मैं शहर माने सर, मैं छोटा शहरी बोल सकती। बोलिए सोनाली मिश्रा जी। जैसे अभी मौलाना साहब ने बोला और सभी लोग बोल रहे हैं कि महिला, हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है, सिर ढका जाना चाहिए, तो वो भी शादी के बाद ढकने की परंपरा है। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़कियों के ऊपर कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको सिर ढकना है। लेकिन जब विवाह हो जाता है, विवाह के उपरांत जब वो लड़की एक नए परिवेश में जाती है तो एक सम्मान सूचक एक होता है कि जब भी कभी आपको धार्मिक उस पर बैठना है तो आप पल्लू कीजिए, या फिर आपके जो जेठ आ रहे हैं तो आप सिर पे लीजिए, या फिर आपकी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये डिबेट ये डिबेट यहीं पर आ रही है। मैं आ रहा हूँ एडवोकेट साहब, एक मिनट रुकिए, मुजीबुर रहमान जी, मैं आ रहा हूँ। एग्जैक्टली ये डिबेट वहीं पर आ गई जहां से शुरू हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में तमाम महिलाएं, एक मिनट रुकिएगा सोनाली जी, भारत में तमाम महिलाएं जो हैं वो अपने हिसाब से कपड़े पहनती हैं, अपने हिसाब से जाती हैं, संविधान इसकी इजाज़त देता है, कहीं कोई बंदिश नहीं है, आप जैसे मर्जी जाएं, जो मर्जी पहने। लेकिन स्कूलों में बच्चियों को एक यूनिफॉर्म पहननी होती है, उस यूनिफॉर्म को आप हिजाब में बदलना चाहते हैं, तो यहीं से आपकी मंशा जो है जाहिर होती है कि आप दरअसल जो है एक अपनी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको आप थोपना चाहते हैं। बोलिए मुजीबुर रहमान जी। मैं अभी बताना, जो डिबेट में ये निकल के आया सर कि इसका हिजाब से हिंदू धर्म का वास्ता नहीं है, ना हिंदू भारत के कल्चर से वास्ता है, इससे इस्लाम रिप्रेजेंट होता है। तो दर्द ये है कि इससे इस्लाम रिप्रेजेंट होता है, जबकि हमारा जो संविधान है वो कहता है कि अगर इस्लाम भी रिप्रेजेंट होता है तो आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी हर रिलीजन की। अगर रेस्पेक्ट इस्लाम झलकता है तो आपको क्या दिक्कत है उससे? अगर हिंदू धर्म में होता हिजाब तो आप कहते कि ठीक है, लेकिन मुसलमान धर्म से, अब मैं खास बात आपको बताऊंगा, जो मेरे पिटिशनर है वो मुसलमान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुझे वो सिख है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, आर्टिकल 13 है संविधान के अंदर। यहाँ दोनों महिलाएं हैं, इनको संविधान नहीं पता है, संविधान की दुहाई दे रही हैं। आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा हुआ है कि मुजीबुर रहमान जी सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या कतई नहीं करने बैठा, लेकिन मुझे एक मिनट सुनिए सर, अरे सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए हम लोग, और इस मामले में खास करके कॉन्स्टिट्यूशन पे हम डिबेट करना चाहें वो एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन इस मामले में संविधान क्या कहता है, देश का कानून क्या कहता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ रहे हैं। एक मिनट सर, आपके जरिए अरे दर्शकों सुन को लीजिए पता सर, चलना सुन लीजिए, चाहिए प्लीज ना सुन कि लीजिए, देश का संविधान प्लीज सुन कहता लीजिए, क्या है, वो सुन पता लीजिए चलना ना, सुन चाहिए लीजिए ना। अब सुन सुप्रीम बस कोर्ट का। इनको अंबानी अरे को सुप्रीम पता कोर्ट चलना का चाहिए नाम कि ले रहा हूं भाई, हमारे मैं देश का संविधान देश की क्या है। अदालत की बात कर रहा हूं। अभी आप हमारे देश का संविधान की संविधान दुहाई दे रहे क्या थे, है? अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने को सुप्रीम तैयार कोर्ट नहीं। भी संविधान मैं के ऊपर संविधान नहीं की है। बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। ये देखिए यही होता है, यही होता है, यही होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं, वो आप सुनने के तैयार नहीं है। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। ये तो तय अब सुप्रीम कोर्ट करेगी ना। आपने कहा हाई कोर्ट को तो आपने कायदा खारिज कर दिया। आपने कहा हाई कोर्ट ने किसी मौलाना से बात नहीं करी। और हालांकि ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, ये भी बता दूं, जब हाई कोर्ट में मौलाना जाते हैं तो वो महिलाओं को लेकर क्या कहते हैं, तो हमने ट्रिपल तलाक में देखा। जब हाई कोर्ट में मौलाना जाते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाते हैं, तो वो कहते हैं कि औरतें जो हैं वो फैसला लेने की अधिकारी नहीं है क्योंकि उनमें अकल नहीं होती। तो जब मौलाना लोग हाई कोर्ट में जाते हैं तब क्या अंजाम होता है ये भी। लेकिन बहरहाल सुनिए मेरा सवाल ले लीजिए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप सुनेंगे नहीं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं आता हूं अंबर जैदी जी, ब्रेक के बाद आता हूं। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाइए आप। कॉन्स्टिट्यूशन पे तो सुनने को तैयार नहीं सर आप। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ईरान में महिलाएं हिजाब से आज़ादी चाहती हैं, भारत में कट्टरपंथी चाहते हैं कि स्कूलों में भी बच्चियां हिजाब पहन कर जाएं। इसी मसले पर बात कर रहे हैं एडवोकेट मुजीबुर रहमान जी। बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, बहुत संक्षेप में सबके कमेंट लूंगा। मैंने कहा हम है लिबर्टी की। सर सुन लीजिए सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैंने कहा मेरे पास समय कम है, बहुत संक्षेप में सवाल का जवाब चाहूँगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने कह दिया कि हाई कोर्ट में क्योंकि ठीक से सुनवाई नहीं हुई, अदालत ने सब चीज़ें कंसीडर नहीं करी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा आप लोगों को? भाई देखिए, देश में रहते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे। ओके, लेकिन हम बिल्कुल माना जाएगा। ठीक ठीक ठीक। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है कि हम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त हो ना हो, उसको मानने की सबको ज़रूरत होगी। मौलाना साजिद रशीदी। देखिए, हमने तो बाबरी मस्जिद में कोर्ट का फैसला माना है, लेकिन सबरीमाला पर आपने नहीं माना कोर्ट का फैसला। और हम अगर किसी वजह से ना मानते बाबरी मस्जिद पर तो हम देशद्रोही हो जाते और आप लोग फिर भी देश प्रेमी हो। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है, मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले सेगमेंट में भी कहा है कि अगर कोई बच्ची हिजाब पहनकर आती है और सरकार उसको कह दे कि भाई जो बच्ची अपने इस्लामिक लॉ के मुताबिक हिजाब पहनकर आना चाहती है तो आ जाए, यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाए, तो इसमें बुराई क्या है? वो तो आपकी इच्छा है ना सर, बुराई क्या है आपकी? वो तो इच्छा है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें बुराई क्या है? फिर वो आपस का सौहार्द बना रहेगा। हो गया सर, हो गया सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आज आप हिजाब कह रहे हैं, कल को आप कहेंगे स्कर्ट पहन के ना आए, वो आपने पहले ही बोल दिया। लेकिन अंबर जैदी, आपको लगता है कि ये डिबेट क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना था या इतना बड़ा बनाना था। देश, जैसे कि सब कह रहे हैं, हमारे माननीय सारे पैनलिस्ट के, देश संविधान से चलता है, लेकिन ये सारी बातें कहने भर की हैं। लोगों को वही चलानी है जो उनकी मानसिकता है। लेकिन बात अंततः वही आ जाती है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। जो भी फैसला कोर्ट का आएगा वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। और उम्मीद है कि कोर्ट एक सही फैसला देगी जिसके आसार हमें नजर भी आ रहे हैं। ओके, सोनाली मिश्रा, आपका आखिरी कमेंट इस पूरी डिबेट पर। नहीं, सोनाली मिश्रा आप म्यूट पर हैं। ओके, चलिए, बहरहाल इस पूरे मामले में अदालत का फैसला जो आएगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब भी पसंद नहीं आया था, उसका तब भी लोगों ने विरोध किया था, सबने मान लिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर पर। ऐसा भी नहीं हुआ, आज भी उसको लेकर के विरोध होता है। और यही पीएफआई जिसकी एंट्री जो है इस हिजाब वाले मामले में हुई है, उसी पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट के जो अयोध्या के फैसले थे उसको लेकर उसने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर एक मुहिम चलाई इस फैसले के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब भी नहीं माना था, शायद अब भी कुछ लोग ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अंतिम होगा, सबको मान्य ही होना चाहिए। और हिजाब स्कूलों में हो ना हो इसका फैसला अदालत करेगी, ये इजाज़त। लेकिन ईरान में जो हो रहा है वो हमारे लिए एक बड़ा सिग्नल है, बड़ा संकेत है कि दरअसल जो है महिलाएं आज़ादी चाहती हैं, चाहे वो ईरान में हो या भारत में हो। आप उनको दबा के रखना चाहते हैं, आप उनको हिजाब में रखना चाहते हैं, आप उनको बुर्के में रखना चाहते हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा समय तक स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में आपको चलते चलते एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दूं, इसी ईरान में भारत की 2 महिला खिलाड़ी जब खेलने गई थी, सिर्फ खेलने गई थी, भारत की खिलाड़ी थी,
सौम्या स्वामीनाथन और इसके साथ साथ भारत की हिना सिद्धू जब एक टूर्नामेंट में गई थी, उनको वहां पर हिजाब पहनने को कहा गया। हिजाब के बिना वो खेल भी नहीं सकती थी। तो भारत की इन दोनों महिला खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी की कीमत पर इस खेल प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसी आज़ादी महिलाओं को चाहिए, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो भारत में हो। इसीलिए ये डिबेट, अभी मैंने कहा स्कूल की डिबेट अंत में सुप्रीम कोर्ट में खत्म होगी, लेकिन कट्टरपंथ की जो डिबेट है वो शायद चलती रहेगी। शुक्रिया सभी मेहमानों का। यूट्यूब में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे LIC, हर पल आप